सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः भवतां लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठेऽस्मिन् स्वागतं व्याहृत्य यथामति व्याख्यानं प्रस्तोतुं समुपस्थितोऽस्मि। पाठस्य उपस्थापनं स्यात्, ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि, भवन्तोऽपि शृण्वन्तु। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तर्हि पुनः एकदा पाठेऽस्मिन् स्वागतम् आरभ्यते। कल के दिन हम लोगों ने 3 सूत्रों पर विचार किया। आज पुनः जो विचारणीय सूत्र है वह पहला सूत्र है इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। ठीक है ना? कौन सूत्र है? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। तो ठीक ही है। देखिए, पहला जो आपके सामने सूत्र है, देखिए यह लिखा हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, यह सूत्र है। वृत्ति देखिए क्या लिखते हैं, पदांता इको ह्रस्वा व स्यु असवर्णे ची। ठीक हो गई बात? तो सबसे पहले इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। ठीक है ना? इकहा, तो यहाँ पर इकहा है, सूत्रकार ने इकहा को प्रथमांत ही समझा है। और एंगह पदांता दति, इस सूत्र से यहाँ पर पदांतात लाइएगा जो पंचम्यंत है, लेकिन यहाँ ला करके उसको आप क्या कर देंगे, प्रथमांतत्वेन विपरिणाम कर देंगे। तो इस तरह से पदांता इकह ह्रस्वाहा, माने पदांत जो इक है वो ह्रस्व हो, उसको माने वह ह्रस्व होता है। और विकल्प से, चूँकि स्वाभाविक है, आचार्य शाकल्य के मत में यह ह्रस्व विधान है। और तो स्वाभाविक है, बताया ही था कि वह है, अन्य तरस्याम है। और किसी भी आचार्य का यदि नाम लिया जाता है सूत्र में तो उसका मतलब विकल्प ही होता है। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं असवर्णे, अची की अनुवृत्ति कर लीजिएगा और अची आ जाएगा। और ये जो है अची का विशेषणीभूत असवर्ण, माने असवर्णी अच। ध्यान रखने की बात यह है, सवर्णी अच कौन होते हैं? तो सवर्ण का मतलब आप समझिए, सूत्र कौन है? सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होता है, वो उनकी परस्पर क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए जहाँ पर यह सूत्र लगेगा उसको देख लेते हैं। चक्री है, अत्र है, आप देखेंगे इकार का उच्चारण स्थान क्या है, जो है तालु। और आकार, अच्छा मान लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न तो निश्चित रूप से सभी का विवृत ही रहेगा, तो आ का भी विवृत रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इकार का चूंकि उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और आकार का कंठ है, इसलिए आकार जो है ई का असवर्णी अच हुआ। तो चक्री में जो इकार है उसको ह्रस्व करने की बात है। ठीक है ना? तो पदांत, अब देखिए चक्री क्या है, पद है, प्रथमा का एक वचन है, समझिए।
चक्री, चक्रिणो, चक्रिणः ये रूप चलेगा। चक्री है प्रथमा का एक वचन, चक्री तो पद हुआ, पदांत क्या है, इक, ये हुआ पदांत एक। इक प्रत्याहार में यह आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दीर्घ इकार यहाँ पर पदांत इक रहा, पद हुआ चक्री, पद का अंत ये इक इकार हुआ ही, उसको ह्रस्व होता है असवर्णी अच के परे रहते, माने अत्र का आकार असवर्णी अच हो जाए। देखिए ये लिखते हैं, इको यणच यहाँ सूत्र प्राप्त रहेगा, यण की प्राप्ति है, लेकिन उसको बांध करके ध्यान रखिएगा, इको सवर्णी शाकल्य से ह्रस्वस्य, देखिए लिखा हूँ यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको कहा क्या कि ह्रस्व होता है, अब जो विचारणीय बात है यहाँ पर, तो ठीक है ह्रस्व होता है और हमने कुछ और यहाँ पर लिखा है, और ह्रस्व होने के बाद ये देखिए ह्रस्व हुआ तो चक्री है, अत्र है। अब एक विचारणीय बात यह होती है कि यहाँ पर ह्रस्वश्च च का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस चकार से आपको प्रकृत्या का जो है यहाँ समुच्चय करना है, क्योंकि चकार वैसे भी समुच्चयार्थक होता है। तो चेन क्या करना है आपको, प्रकृति भाव का समुच्चय करना है। तो देखिए वही लिखा हूँ, इको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, इस सूत्र से ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है ये चीज। तो अब कहना यह है कि ह्रस्व होगा और तत्समुचित क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। तात्पर्य यह हो गया कि यहाँ पर जो ह्रस्वश्च में चकार है वह प्रकृत्या का समुच्चायक है, और प्रकृत्या का जब समुच्चय करते हैं तो तेन क्या होता है कि जब इस सूत्र के द्वारा ह्रस्व का विधान होगा तो निश्चित रूप से तत्समुचित प्रकृति भाव ही हो जाता है। मतलब यह हो गया कि यहाँ पर ह्रस्व होगा, और चूंकि ह्रस्वानंतर यहाँ पर इको यणचि, इससे यण संधि न होने लग जाए, इसलिए प्रकृति भाव का भी यह सूत्र साथ साथ ही प्रतिज्ञापन कर देता है। लेकिन आप जब देखेंगे, ये तो रही एक विचार की बात, लेकिन जब आप देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं, ये देखिए मैं इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि। माने कहना यह है, ये ध्यान रखिए, ये पंक्ति सामान्य नहीं है, ये महाभाष्यकार की ही पंक्ति है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि भैया प्रकृत्या के समुच्चय के लिए चकार को रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाष्यकार वहाँ कहते हैं। तो कहा चकार यदि नहीं रखेंगे तो प्रकृति आएगा नहीं, तो यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जब ह्रस्व वाला रूप यह चक्रियत्र है तो यण संधि की आपत्ति रहेगी। तो भाष्यकार वहाँ पर कहते हैं कि ये बताइए, यदि यहाँ पर यण संधि ही होना हो तो यहाँ पर ह्रस्व करने की क्या जरूरत है। कहना यह है कि लाघव के आधार पर माने ह्रस्व करिए, अनंतर फिर यण करिए, इसकी अपेक्षा क्या करिए, सीधा आप यण कर दीजिए। यणमेव विदध्या, यण ही यहाँ करना चाहिए, चूंकि यण नहीं किए, पहले ह्रस्व किए, तो ह्रस्व विधि माने ह्रस्व जो आपने किया इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च से तत्सामर्थ्यात, ध्यान रखिएगा यहाँ न स्वर संधि का मतलब है इको यण से यण संधि नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, विकल्प है सूत्र, ये क्या है, आचार्य शाकल्य के मत में असवर्णी अच के परतः इक को ह्रस्व की बात है, समझे। लेकिन जब एक बार यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा तो चक्री है, अत्र है, सीधा इको यण से आप यण कर दीजिएगा। तो यण करेंगे तो समझिए बात को, चक्री है, इकार को यण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इको या हो जाएगा, इको क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और इको या होगा तो चक्र, और देखिए ये या है और ये अत्र इधर रहेगा तो अत्र वाला आकार जो है या में मिल जाएगा, क्योंकि या क्या है, हलंत रहता है। समझ में आ गई बात। चक्री है, अत्र है, इको यण से यण होगा, पुनः बोल देता हूँ। ये क्या है, विकल्प पक्ष की बात है।
अर्थात जब ह्रस्व नहीं होगा, ह्रस्व विधि नहीं होगी, तत्समुचित प्रकृति भाव नहीं हुआ, अथवा ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् स्वर संधि नहीं होगी, अनंतर मन विकल्प पक्ष में यह स्वरूप बनेगा। अब यहाँ पर तो चक्रयत्र आप ये बना लीजिए। इसके बाद दूसरा क्या है, पदांता इति किम, माने वहाँ पर देखिए पदांत माने आप कहते हैं पदांत इक को ह्रस्व होता है ये चीज़। और प्रत्युदाहरण पर जाएं, चाहे तो कुछ और भी आप विचार यहाँ कर सकते हैं। एक विचार आप यह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पदांतात आप लाते हैं उसको षष्ठ्यं तत्वेन विपरिणाम करिए और इकः को सर्वत्र विभाषा को इत्यादि के आधार पर माने पदांत भी वो वहाँ पर रहता ही है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अनेक अन्य प्रमाणों के आधार पर यहाँ पर जो पदांत इकः को भी षष्ठ्यंत मानिए और पदांताद को ला करके षष्ठ्यंतत्वेन भी परिणाम करिए पदांतस्येकः, और इस तरह से जो है। और चूँकि प्रकृति भाव भी तो पदांत इक को ह्रस्व होता है, ह्रस्व विधान करिए, तत्समुचित उसी के स्थान में प्रकृति भाव होगा। स्थान षष्ठ्या जो ही वस्तुतस्तु अगर विचार किया जाए तो स्थान षष्ठी से ही यहाँ पर काम चल जाएगा, प्रथमांत मानने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना। और ये चीज़ भी समझना चाहिए, माने पदांतस्य इकः असवर्णे ची परे ह्रस्वः स्यात्, यह बात कही जा सकती है। समझे। तो यह भी एक जानना चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया। अब जो विचार हम लोगों का चल रहा था वह यह है पदांताः इति किम, पदांत क्यों कहते हो। समझ में आ रही बात। पदांत क्यों कह रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई पदांत यदि नहीं कहेंगे तो वैसी स्थिति में अपदांत जहाँ इक है उसको भी ह्रस्व होने लगेगा और तत्समुचित प्रकृति भाव की भी आपत्ति होने लगेगी। समझिए बात को। तो तात्पर्य यह है, उदाहरण के लिए समझिए, गौर्यव ये रूप दिए हैं, समझे। तो गौर्यव में क्या है ये चीज़ समझिए, मैं बताता हूँ आपको। चाहे तो इसलिए मैं ये रूप किया कि जिससे आपको मैं यहाँ पर कुछ लिख करके आपको बता सकूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो देख लीजिए, समझ सकते हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये है तो गौरी है और ये क्या है, औ है। अब देख लीजिए, होता यूँ है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पद ये संपूर्ण जो है सुप्तिगंतम पदम से गौरी औ ये पद है, तो पदांत जो है औ होगा। समझिएगा बात को। और गौरी में जो इकार है वह अपदांत है। पदांत हटाएंगे, सामान्य आप कहेंगे कि इक को ह्रस्व होता है तो पता चला गौरी में रेफोत्तरवर्ती ईकार को भी ह्रस्व होगा। अब पता चला ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव भी हो गया, तो बनता रूप तो गौर्यव है, होने लगेगा जो है गौरी औ। इस आपत्ति का वारण करने के लिए ही पदांत कहिए। और जब पदांत कहेंगे तो पद गौर्यव है, पद का अंत औ है, इकार नहीं है। समझ में आ रही बात। इकार नहीं है पदांत, तो इसीलिए जब इकार पदांत नहीं है तो बल्कि औ पदांत है, तो पदांत इक नहीं मिला अपने को, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करिएगा, इको यणचि से यण कर दीजिए। क्या कर देंगे, इको यणचि से यणचि क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप यण कर दीजिए। क्या कर देंगे, यण। समझ रहे हैं। यहाँ पर आपने यण कर दिया, समझे। इको यण से यण होकर के गौरव बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया, समझे, कहने का तात्पर्य यह हो गया कि पदांत यदि नहीं कहे तो यहाँ पर माने
लक्षण की अतिव्याप्ति होने की संभावना। गौर्यऊ में लक्षण अर्थात इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च की अतिव्याप्ति न होने लग जाए, इस आपत्ति का वारण करने के लिए आप जो है पदांत कहिए। आप पदांत कहेंगे तो गौर्यऊ में पदांतता औकार में है, न कि इकार में। इस तरह से इस दोष का वारण हो जाता है। अब आइए एक उदाहरण ये भी समझिए। आप ध्यान रखिएगा, जैसे सुधी है उपास्य है, आप पढ़े हैं और इसका वीडियो भी आपके सामने वहाँ पर देखेंगे आप यूट्यूब में तो उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, सुधी है उपास्य है, उपास्य है। तो कोई यदि आपसे कह दे कि इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्व से वहाँ पर ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, वह रूप तो कभी हम नहीं समझे भाई। तो अब ह्रस्व होगा तो ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव भी होना चाहिए। समझिएगा बात को, क्यों नहीं होता है। तो यही ध्यान रखिए, यही उत्तर है न समासे। देखिए यह सूत्र लिखा है आपके सामने, न समासे, सूत्र नहीं वार्तिक समझिए। न समासे यह एक वार्तिक है। इस वार्तिक का मतलब यह है कि समास घटक, समझिएगा बात, समास घटक जो पदांत इक है ना, उसको असवर्ण समास घटक अच के परे रहते ह्रस्व नहीं होता है। समझिएगा बात को, ये इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च के विषय में ही संकोच है कि यदि समास है तो समास में इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च इस सूत्र के द्वारा पदांत इक को, समझे, ह्रस्व नहीं होता है। समझे, भले ही चाहे, और लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, समास घटक ही वह अच होना चाहिए। समझे, तो समास घटक अच के परे रहते समास घटक ही पदांत इक है यदि, तो उसको ह्रस्व नहीं होता है। यह ह्रस्व का क्या है, निषेधक है, निषेधक है, निषेध शास्त्र है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मन में जिज्ञासा होगी आपके कि आखिर ये प्रवृत्ति होती कहाँ है इसकी। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा यहीं पर आपको वो लिख देता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो देखिए एक उदाहरण है, तब तक समझते भी चलिए। उदाहरण है वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः, यही उदाहरण है, समझ रहे हैं ना। उदाहरण कौन हो जाएगा, वाप्याम अश्वः इति वाप्यश्वः, समझ रहे हैं। तो एक इसको समझे, तो यही है। तो स्वाभाविक है, देख लेते हैं। वाप्यश्वः यह है आपके सामने उदाहरण है, हाँ? समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यह है आपके सामने, स्क्रीन आ गई, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यह वाप्याम अश्वः, ठीक है, अश्वः इति वाप्यश्वः, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए वाप्याम अश्व, यह समास है। एक सूत्र है संज्ञायाम, यदि वाप्यश्व किसी की संज्ञा है
तो वैसी स्थिति में संज्ञायाम से समास कर सकते हैं। यदि यह माने वाप्यधिकरण का हृष अरे अश्व यदि अर्थ है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सुपा से समास करिएगा। सुप सुपा में योग विभाग जो करते हैं उसमें सुपा योग विभाग कर करके यहाँ पर समास आप कर सकते हैं। वाप्यश्व बना। स्थिति क्या है आप ये समझिए, समझ रहे ना। स्थिति यह है यहाँ पर ये देखिए, वापी धन अश्व, समझ रहे ना। ये यहाँ पर देखिए वाप्य, आपको पता है वापी धन अश्व यहाँ पर क्या है, ये समास है। तो स्वाभाविक है, देखिए अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर वापी का जो इकार है वापी पद कहलाया और पद का अंत जो है इकार कहला। पदांत इक मिल गया, असवर्णी अच जो है अश्व का आकार मिल गया, अर्थात इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च से यहाँ पर क्या हो गया, इको सवर्णे यह जो सूत्र है यह प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अर्थात ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव प्राप्त हुआ, लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि न समासे ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। न समासे ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया भैया। हाँ, न समासे ने निषेध कर दिया। तो ये देखिए, इसके द्वारा क्या आप कर दीजिए, निषेध कर दीजिए। निषेध हो गया, यह देखिए निषेध हो गया, यह निषेध। और इको याणच से इको याणची से ये देखिए, अब समझ में आ गई बात। अर्थात अब पूरी बातें ये हो गई। तो कुल मिला करके समझे, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, वापी है अश्व है, ये आपका पहले समास, वाप्याम अश्व इति वाप्यश्व, समास करिए। सुपायोग विभाग, संज्ञा है यदि किसी की तो संज्ञायाम से। वापी है अश्व, तो यहाँ पर क्या है, वापी अश्व इस स्थिति में इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च से ह्रस्व प्राप्त, लेकिन उसको न समासे ने निषेध किया और इको यण इस सूत्र से यण हो जाता है। तेन क्या हुआ, अब जब यण हो जाएगा तो यही जो है वाप्यश्व ये बन जाएगा। कौन सा रूप बन जाएगा, वाप्यश्व। तात्पर्य यह हो गया कि समास में इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके बाद जो जिस सूत्र का क्रम आता है वह है अचोरहाभ्याम द्वे। ठीक हो गई बात। क्या कहता है यहाँ, समझिए बात को। अचह में क्या है, आपको ये पंचमी दिख ही रही है, हैं? तो तस्मात् द्वित्युत्तर से जो सूत्र है उससे परस्य की उपस्थिति हुई। द्विवचनांतत्व ने विपरिणाम करिए पराभ्याम। रेफ हकाराभ्याम, यहाँ पर भी रेफ हकाराभ्याम समझे, परस्य यरो द्वे व अस्तः माने द्वित्व होता है। यरह की यरो अनुनास के अनुनासको व से यरह व इनकी सबकी अनुवृत्ति कर लीजिएगा। द्वे यहीं पर है, रहाभ्याम यहीं पर है, अचह भी यहीं पर है। तो अब ठीक से समझिए, अच से परे, अच का मतलब समझते हैं ना, अच माने व्याकरण शास्त्र में स्वर वर्ण, माने
अकारादि चांत समुदाय आदिरंतेन सहेता के द्वारा बोधित जो शक्ति ज्ञान है या कराया गया शक्ति ज्ञान है, अच के द्वारा अकारादि चांत समुदाय का बोध होता है। माने अयुण से लेकर के अयौज के चकार तक जो है अच प्रत्याहार होगा। उसमें स्वयं मध्यपाती वर्ण और स्वयं अकार। तो अच से परे कौन हो? रेफ हकार हो। उस रेफ हकार से यदि पर में यर है, यर का मतलब हैवरट के यकार से लेकर के शस्यर के रा तक, तो यर है यदि, उसको द्वे माने द्वित्व होता है। वह मतलब विकल्प से, यहाँ पर भी जो है वह की अनुवृत्ति आती ही आती है। देखिए अब उदाहरण से समझ में और ज़्यादा आएगा। गौरी है औ है, गौरी है औ है। इस स्थिति में आपको प्रक्रिया जाननी चाहिए। द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन गौरी शब्द से आपने जो सोट समोट इत्यादि सूत्र से आप ला लिए हैं औ, ठीक है ना। और औ द्वित्व की विवक्षा में आ गया। अब यहाँ होता क्या है? प्रथमे पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन दीर्घा जसी च एक सूत्र है, उससे जो है दीर्घ कौन हो गया? गौरी में रेफोत्तरवर्ती इकार। उस दीर्घ से परे जस अथवा इच पर में हो तो इच औ है, तो मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। दीर्घा जसी च से निषेध होगा। और देखिए इको यण से यहाँ क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो इको यण से इक है इकार, उसको यण करेंगे तो उच्चारण स्थान ई का क्या है? तालु। और तालु उच्चारण स्थानक जो यण होगा वह होगा यकार। तो ये देख लीजिए यकार हो गया। इकार के स्थान में ये यकार कर दिए तो गौ र हलंत बचेगा, या हो गया औ हो गया। अचोरहाभ्याम द्वे से आपने द्वित्व किया। द्वित्व करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो र है और या, तो अचोरहाभ्याम से ही यहाँ पर ये देखिए द्वित्व कर दिए यकार को द्वित्व हो गया। तो ये देखिए दो यकार हो गया। और इसके बाद जो है जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, इस तरह से जल तुम्बिका न्यायन रेफ का ऊर्ध्वगमन कर दीजिए। र यहाँ पर चला जाएगा, ये देखिए आ गया। और डबल दो यकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गौर्यव, इस तरह से यह रूप बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये चीज़। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो तृतीय सूत्र आज विचारणीय है वह है ऋत्यकः। कौन सूत्र है? ऋत्यकः। ऋत्यकः सूत्र का मतलब क्या है ये समझिए। ऋत्यकः में देखिए लिखते हैं वृत्ति स्वयं आचार्य, ऋति परे पदांता अकः प्रागवद्वा। ये देखिए माने ऋति यह है सप्तम्यंत, ऋति माने ऋत के परे रहते। यहाँ पर भी पदांता अकः का मतलब यह है कि पदांतात जो आया है उसको प्रथमांत तत्व ने भी परिणाम किए हैं, अकः को भी प्रथमांत ही माने हैं। और यदि वही अगर प्रक्रिया करनी हो तो पदांतस्य अकः ये आप कहेंगे। प्रागवद्व का मतलब यह है कि अकः ह्रस्वः स्यात् और तत्समुचित प्रकृति भावः। यहाँ पर वा का मतलब है शाकल्यस्य की अनुवृत्ति आती है। तो स्वाभाविक है आचार्य साकल्य के मत में पदांत अक को प्रागवद्वा मतलब ह्रस्व होता है, तत्समुचित प्रकृति भाव होता है आचार्य साकल्य के मत में। जब एक बार नहीं होगा तो स्वाभाविक है ये स्थिति होगी, अर्थात गुण होगा और रेफ का ऊर्ध्वगमन होगा, ब्रह्मर्षि ऐसा ही रूप बनेगा। समझे? और जब ये है तो देख लेते हैं, ब्रह्मा है ऋषि है, ध्यान रखिए ये समस्त नहीं है, अलग अलग। ब्रह्मा है ऋषि है, यहाँ पर देखिए पद कौन हुआ? ब्रह्मा। पदांत अक, यह देखिए अक में अकार आएगा, पदांत अक हुआ मकार उत्तरवर्ती आकार, उसको ह्रस्व होता है। रित परे रहते देखिए यह रीति माने रिवर्ण परे रहते, ये रिवर्ण परे रहे, ऋषि का रिवर्ण हो गया। उस रिवर्ण के परे रहते पद ब्रह्मा पदांत आकार, उस आकार को ह्रस्व होता है। समझ रहे हैं ना? गुण प्राप्त रहेगा, समझिए। उस गुण को बांध करके ऋत्यकः, देखिए ये लिखा हूँ, ऋत्यकः से ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है। तो ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव मतलब ह्रस्व हुआ तो ये देखिए प्रकृति भाव हुआ। अथवा महाभाष्यकार के मत के अनुसार ह्रस्व, ये चकार वहाँ से
प्रकृत्या के समुच्चय के लिए आवश्यक नहीं है। आप सीधा कहिए, चूँकि ह्रस्व विधान किया गया है तो ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् स्वर संधि नहीं होगी। यदि स्वर संधि करना होता, समझे, तो लाघवात पहले ही आप ह्रस्व करिए फिर स्वर संधि करिए, माने गुण करिए। यहाँ उसकी अपेक्षा ब्रह्मा ऋषि सीधा गुण कर दीजिए, लेकिन उस लाघव को अनादर करते हुए ह्रस्व किया तो तत्सामर्थ्यात् स्वर संधि नहीं होगी, ब्रह्म ऋषि ऐसा ही रह जाएगा। एक यह है, चूंकि शाकल्य की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आती है तो स्वाभाविक है विकल्प। जब एक बार माने ऋत्यकः की प्रवृत्ति नहीं हुई तो ब्रह्मा है, ऋषि है, आदि गुण सूत्र से क्या करिए, यहाँ पर गुण कर दीजिए। तो गुण कर देंगे, आदि गुणा का अर्थ क्या है, अवर्ण, मकार उत्तरवर्ती यकार, उस अवर्ण से परे अच, ऋषि का आदि री, समझे। तो पूर्व में आ, पर कौन हुआ, री, पूर्व एका पूर्व प्रयोग का अधिकार है, मतलब पूर्व प्रयोग हो माने पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। गुण कितने हैं, 3 गुण हैं, आ है, ए है, ओ है। कौन सा गुण हो, तो ए तो आई के स्थान में निश्चित है, ओ जो है आऊ के स्थान में निश्चित है। अनिश्चित कौन हुआ, स्थानीय को किसको आवश्यकता है, तो आगुण को आवश्यकता है। लेकिन आगुण जो है इनके स्थानीय के सदृश नहीं है, सादृश्य नहीं रहा। तो कहें कि भैया इनका अनयोः माने अनांतर्यम एवं आंतर्यम, भाष्यकार कहते हैं कि इनका जो है सादृश्य यही है कि ये दोनों एक दूसरे के सदृश नहीं है। तो इस आधार पर यहाँ पर आ और री के स्थान में गुण आकार करिए, और ये जैसे ही आ और री के स्थान में गुण आकार करेंगे तो आ आप देखेंगे अण प्रत्याहार में आता है। अण होने के कारण उह माने री के स्थान में होने वाला जो अण है वह र पर रहा माने र प्रत्याहार के आगम पूर्वक प्रवृत्ति होती है। तो र परह का मतलब यह है कि उसको जहाँ री स्थानित्वेन कल्पित है तो वहाँ पर रेफा र प्रत्याहार में आने वाला पहला वर्ण रेफ शिरस्क गुण की प्रवृत्ति होगी, और यदि कहीं पर ल है तो ल शिरस्क यहाँ पर गुण की प्रवृत्ति होगी। तो उसको हम त्यागते हैं, वहाँ पर समझाए हैं। यहाँ पर केवल समझिए रेप शिरस्क गुण की प्रवृत्ति होगी, तो अर्गुण होगा, समझ रहे हैं ना। अब जब अर्गुण हुआ तो अब मिला लीजिए, कंठ ये हुआ था आ, और री का मूर्धा है तो जो है ये गुण हुआ री। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर निश्चित रूप से अर्गुण होगा। इधर सिंह है, और यहाँ पर देखिए जल तुम्बी का न्यायन है। जैसे जल में जो है तुम्बी वो होती है, आप देखेंगे उतराने लगती है, जल में फेंकिए लौकी तो वो ऊपर उतराने लगती है। इसी प्रकार से उस न्याय के आधार पर रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। तो रेफ का ऊर्ध्वगमन हो गया तो ये देखिए र यहाँ चला गया, बना ब्रह्मर्षि, एक रूप यह बना। अब जो दूसरे रूप की बात है वह है, दूसरे रूप मतलब यही हुआ, और दूसरी बात है जो, तो यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो पदांता है। क्या है, पदांता है। तो कहना यह है कि भैया यहाँ क्यों पदांता ला रहे हैं, मत लाइए अनुवृत्ति। तो कहा यदि यहाँ नहीं लाएंगे तो यहाँ पर भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्या भैया, तो कहें उदाहरण है, देखिए आरछत, ये है, समझ रहे ना। उदाहरण क्या है, आरछत है। ये यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं, देखते हैं, ये छूटा हुआ चकार छूट रहा है, समझे। तो कर देते हैं, ये इसको यहीं से मिटाना पड़ेगा। और ये हुआ अच्छा, यह समझ रहे ना, आरछत, यह रूप बन जाएगा, समझ में ना। तो आरछत में क्या है, इसको समझिए, बात को इसको बता देते हैं। तो समझे, तो यह है, ये है। तो
पदांत क्यों कहते हो भैया, तो कह रहे हैं प्रत्युदाहरण दिए आर्छत। आप जानिए यहाँ पर ऋगतौ धातु है, ऋगतौ धातु से लंग लकार, ठीक है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन आप लाइए, ठीक है ना, लंग लकार आया, ला बचता है, तिप होगा, पकार की संज्ञा, इकार भी जाएगा, शप होगा। सब कुछ होने के बाद जैसे ही शप करेंगे तो एक सूत्र है पाघ्रा स्था आमना दान दृश्यर्थ शर्ति सत सदाम पिव जिग्र धम तिष्ट मन यच्छ चर्च दौ सी सीधा। इस सूत्र से आप क्या करिए, री को रिच्छ हो जाएगा, रिच्छ आदेश होता है, तो रिच्छ हुआ, स्वाभाविक है, यह भी आजादी धातु है। तो जब लुंग लंग लंग छोड़दाता से अड़ का आगम होता है तो वो हलादियों में होता है। ये चूँकि आजादी धातु है तो यहाँ पर जो है आठ का आगम होगा, आठ जादी नाम से, तो आठ होगा तो क्या होगा, आ देखिए ये दिख रहा है, यह है आठ का आगम हुआ, तो आ है धातु के आदि में होगा, टित है धातु को ही होता है, आजादी धातु को, तो ये हो गया। अब देखिए आ है, यहाँ रिच्छत है, यहाँ क्या है, आ है और रिच्छत है, देख लीजिए यहाँ पर वो कर देते हैं, ये एक मिनट यहीं पर देख लीजिए, ठीक है ना, आ ये है और ये ये समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आरिच्छत आर्छत, तात्पर्य यह हो गया कि ये आठ का आगम हुआ, ये है देखे आजादी धातु, तो आठ का आगम हुआ। अब हमको कहना यह है कि ये आगम है, ये पूरा आर्छत पद है और पदांत तकार है, ये अक तो है और री परे रहते भी है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि यह पदांत आकार नहीं है, अक नहीं है, इसलिए ह्रस्व नहीं होगा। पदांत नहीं कहेंगे तो ह्रस्व होने लगेगा, तत्समुचित प्रकृति भाव होने लगेगा। इस दोष का वारण करने के लिए, मतलब इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको जो है क्या कहना जरूरी है, जो है पदांत यहाँ पर भी लाना जरूरी है। तो मित्रों, इस तरह से आज अच संधि प्रकरण पूर्ण होता है और आप लोग इसी तरह स्वाध्याय मनन अध्ययन करते रहिए और अनेक मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, फिर अन्य दिनों में भी फिर चलता रहेगा और ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः।